हेलो एंड वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे सी प्रोग्राम लिखते हैं और एक हमने छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्रोग्राम एक हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमें मालूम है मशीन को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज और हमें समझ में आती है हाई लेवल लैंग्वेज। और हमने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन मशीन को वो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में चाहिए, तभी वो उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसको कन्वर्जन की प्रोसेस हम आज देखेंगे कि कौन उसे कन्वर्ट करता है। इसके पीछे दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। पहली चीज है कंपाइलर, दूसरी चीज है असेंबलर। इनकी हेल्प से कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम होता है। पहले तो हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे मैंने डेमोस्ट्रेट किया है, ये लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम लिखने के बाद जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेसर काम करता है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस शुरू होने से, हमारा प्रोग्राम चलने से पहले हमें जो जो फाइल चाहिए होती है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहला काम प्री प्रोसेसर का होता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो जो फाइल हमने इंक्लूड की है अपने प्रोग्राम में, stdio.h, math.h, जितनी भी हेडर फाइल्स, या हमने कुछ डिफाइन किया है। डिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने अभी नहीं बताया, बताऊंगा। तो जो भी हमने स्टार्टिंग में हैश के साथ किया है, मतलब प्री प्रोसेसर लगा के किया है, प्री प्रोसेसर उन सब फाइलों को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है। प्री प्रोसेसर का बस इतना ही काम है। वो फाइलों को उठाता है फोल्डर के अंदर से और हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है। इससे हमारे प्रोग्राम का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। फिर ये प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम देखें तो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, एक कंपाइलर। यहाँ पे पूरा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं छोटे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि कंपाइलर एक्चुअली में करता क्या है। टारगेट क्या है, देखो कंपाइलर का टारगेट ये होता है कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और असेंबली लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करता है, इसके अंदर वैसे जनरली 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर होता है, पार्सर होता है, फिर सीमेंटिक एनालाइजर होता है, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिर टारगेट कोड जनरेशन होता है। इतने सारे स्टेप्स होते हैं। इसका एक कंप्लीट सेपरेट कोर्स है, वो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन फॉर अभी समझने के लिए आप ये समझिए, सबसे पहले कंपाइलर हमारे कोड को, जो भी हमने ऊपर से इसके पास कोड आया है, उसको टोकन्स में तोड़ देता है। अब ये टोकन्स क्या होते हैं, ये टोकन सी में 6 टाइप के टोकन होते हैं, हम ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो टोकन्स में हमारे कंप्लीट प्रोग्राम को तोड़ देता है, छोटे छोटे टोकन्स में। आपका पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे टोकन्स में टूट जाता है। वो टोकन्स को ये एक ग्रामर के थ्रू, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है ग्रामर, ये हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ते हैं और कंपाइलर में भी पढ़ते हैं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, आप ये समझ लो, ग्रामर किसी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए बनाई जाए। जैसे हिंदी में ग्रामर है, इंग्लिश में ग्रामर है। इंग्लिश में ग्रामर आप पढ़ते हैं तभी आप इंग्लिश के सेंटेंस लिख सकते हैं। हिंदी में आप सही ग्रामर पढ़ेंगे तभी आप सही तरीके से बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। तो ऐसे ही ग्रामर से ये एक ट्री जनरेट करता है। तो ट्री जनरेट करता है, अगर उसका ट्री सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एरर जनरेट कर देता है। ये सिंटैक्स एरर यहीं पर से आपको दिखता है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट हो रहा है, सिंटैक्स एरर, तो वो इस ट्री की वजह से ही आता है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की वजह से और ट्री की वजह से ही वो एक एरर जनरेट कर देता है आपके उसमें कि आपने कोई सिंटैक्स में एरर किया है। ट्री जनरेट करने के बाद फिर उस ट्री, मतलब पार्सर उस ट्री को जनरेट करता है। फिर उसके बाद उसे सीमेंटिक एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए भेजा जाता है। फिर टारगेट कोड जनरेशन होता है आपका, यानी लास्ट में आपका असेंबली कोड मिल जाता है आपको। इसे हम
असेंबली कोड कहते हैं, ये असेंबलर के पास जाता है। मतलब असेंबली लैंग्वेज हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। उसी किस्म के कोड में आपके पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। अब आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं रहा, अब आपका प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में आ गया है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के पास जाती है। असेंबलर को कंपाइलर ने असेंबली लैंग्वेज दी, असेंबलर ने आपकी लैंग्वेज ली, असेंबली लैंग्वेज को लिया और उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट कोड कहें या रीलोकेटेबल कोड भी बोलते हैं इसे। रीलोकेटेबल कोड में जनरेट कर देता है। ये रीलोकेटेबल कोड एक ऐसा कोड होता है जिसे आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं मशीन में। मतलब इसने असेंबली लैंग्वेज ली, असेंबली कोड लिया और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपके फाइल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाती है, जो डायरेक्टली रन हो सकती है। ऐसा कोड होता है ये जिसको हम डायरेक्टली मशीन पे रन कर सकते हैं। ये मशीन टू मशीन डिपेंडेंट करता है। इस हम अगर अपनी मशीन में करेंगे तो असेंबली कोड कुछ और हो सकता है, हम दूसरी मशीन में रन करेंगे प्रोग्राम को, असेंबली कोड कुछ और होगा। तो ये मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, इसलिए उसे असेंबली कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो मशीन टू मशीन डिपेंडेंट करता है। तो हर जगह एक ही ऑब्जेक्ट कोड नहीं चलेगा, हर जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड चलेंगे। इसलिए आपको उसे असेंबली लैंग्वेज देनी है, वो उस मशीन के हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। उस ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर को दे दिया जाता है। लिंकर कुछ काम नहीं करता, लिंकर और लोडर दोनों होते हैं यहाँ पे। लिंकर और लोडर ऐसा कोई कन्वर्जन का काम नहीं करते, ये जस्ट आपकी फाइल से लिंक करते हैं या आपके रीलोकेटेबल कोड को जो आप असेंबलर ने बनाया उसे एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट करते हैं। एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट करते हैं या लिंक करते हैं ऑब्जेक्ट कोड। किसके ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करते हैं? जो आपने हैश इंक्लूड करके जो फाइल लगाई है, हैश इंक्लूड stdio जो फाइल प्री प्रोसेसर ने आपके प्रोग्राम के साथ लगाई है, उस पूरी फाइल का ऑब्जेक्ट कोड आपके प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं। ऊपर से आया आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। लिंकर ने उसे लिंक कर दिया आपके लाइब्रेरी फाइल यानी हेडर फाइल के ऑब्जेक्ट कोड के साथ, ठीक है। और लोडर ने आपके रीलोकेटेबल कोड को एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट कर दिया और फिर आपका प्रोग्राम चल जाता है और आपके पास .exe नाम की एक फाइल बन जाती है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम चलता है। लिंकर और लोडर का काम लिंक करना और एब्सोल्यूट कोड को कन्वर्ट करना है। सॉरी, रीलोकेटेबल कोड को एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट करना है। .exe फाइल फिर आपकी डायरेक्ट रन हो जाती है। ऑब्जेक्ट कोड जहाँ पे होता है, ये फाइल .obj नाम से बनती है आपके सिस्टम में, ये फाइल .exe नाम से बनती है आपके सिस्टम में। और जब आप स्टार्टिंग में अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो वो .c नाम से बनता है आपके सिस्टम में। तो .c फाइल कंपाइलर के थ्रू बनती है, .obj फाइल असेंबलर के थ्रू .obj फाइल, लिंकर उसे लिंक कर देता है और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती है, .exe फाइल बन जाती है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम रन होता है एक मशीन में। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।